चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं CSF एग्जामिनेशन के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने CSF के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि CSF में CSF का फंक्शन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है CSF और कैसे बॉडी में सर्कुलेट होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, और देन उसका फंक्शन क्या है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। तो हमने CSF का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि CSF का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, मतलब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें केमिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपी में क्या क्या हम लोग उसमें देखते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने इस इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो एक बार इसको बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन नहीं देखा था। हम लोगों ने फॉर्मेशन देखा, सर्कुलेशन देखा, फंक्शन देखा और कलेक्शन देखा था CSF का, और नॉर्मल वैल्यूज़ देखी थी। तो ये जो शुरू 2 से लेकर के हमारे 6 तक के जो टॉपिक्स हैं, ये हमारे पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर कर दिए हैं CSF के। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे CSF का, और फिर हम लोग फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे CSF के, ठीक है। तो चलो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम लोगों ने देखा हुआ था, एक बार हम लोग उसको रिकॉल करके एक बार बात कर लेते हैं। देखो CSF एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, जो इसमें कोई कलर नहीं होता है, खुद का कलर। अगर से जब तक किसी व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, जैसे कि अगर उसके हेमरेज अगर उसको हो जाएगा तो CSF का कलर रेड हो जाएगा, या फिर उस व्यक्ति के बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी बॉडी में RBCs टूट रही हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो फिर उसका CSF का कलर जो है हमको येलो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में CSF का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है और क्लियर होता है हमारा CSF, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास सराउंडिंग में पाया जाता है। यह क्या करता है, पूरे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन जो है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट हैं, तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो सर क्या करता है CSF, एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पाया जाता है, और इन दोनों को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन से हम लोग को क्या पता चलता है। तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हैं जो कि हमको यहाँ पे CSF एग्जामिनेशन से पता चलती हैं। तो जैसे कि पहली हमारी है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस को समझने से हम लोग ऐसा है कि मेनिंजिस एक लेयर होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाई जाती है। देखो मैंने डायग्राम इसमें ऐड की है अपन ने, यहाँ देखो जो एक मेनिंजिस है जो कि ब्रेन के चारों तरफ, जो हमारा ब्रेन है जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, ये ब्रेन, इस ब्रेन के चारों तरफ और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक मेनिंजिस नाम की लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यदि इस मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, तो यदि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है इस पूरी लेयर में, चाहे वो ब्रेन के आसपास हो या फिर पूरी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो लेयर फैली हुई है मेनिंजिस, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं कि किसका इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का है, वायरस का है, ठीक है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, उस मेनिंजिस में जो हो रहा है। तो अगर जब वो इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजिस लेयर में ब्रेन की उस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो कई रीजन हो सकते हैं मेनिंजाइटिस होने के। और दूसरा हमारा है हेमरेज, ठीक है। तो हेमरेज में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें, या फिर जो CSF होता है उसमें हमको ब्लड देखने के लिए मिलता है, ब्लड हमारे ब्रेन में या फिर CSF में देखने के लिए हमको मिलता है, तो उसको हम लोग हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज भी कई कारणों से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, ब्रेन में उसके चोट लगी हुई हो, सिर पे चोट लगी हुई हो, जिसके कारण ब्लड जो है उसके CSF में और ब्रेन के आसपास जमा हो गया हो या लीक हो गया हो, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी का ब्लड प्रेशर, हाई BP हो गया हो, है ना, तो हाई BP के कारण भी हमको यहाँ पे कई बार क्या बोलता है कि वो ब्लड वेसल्स जो है ब्लास्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं, जिसके कारण हमको यहाँ पे CSF में हमको यहाँ पे रेड कलर का CSF देखने के लिए मिलता है, या फिर हमको यहाँ पे हेमरेज देखने के लिए मिलता है। और तीसरा हमारा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है कि हमारी जो माइलिन शीथ होती है, देखो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ पाई जाती हैं जो कि नर्व कॉर्ड्स को, जो कि नर्व फाइबर, जिससे कि हमारे सिग्नल का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, मतलब कि जो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से वापस बॉडी में आते हैं, तो उनको लाने ले जाने का काम हमारे क्या करते हैं, नर्व फाइबर्स करते हैं। तो उन नर्व फाइबर्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को हम लोग यहाँ माइलिन शीथ बोलते हैं। तो जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होने लगती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी जो माइलिन शीथ है जो कि नर्व फाइबर के ऊपर रहती है वो डैमेज होने लगती है, और जब वो डैमेज होती है तो हमको बहुत सारे यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हमको देखने के लिए मिलेगा कि वो
प्रॉपर तरीके से हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन उसका सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसको देखने में दिक्कत जा रही है, या फिर हो सकता है कि उसको कोई एक बॉडी में अलग अलग हिस्से काम करने में दिक्कत, मतलब उसको मूवमेंट करने में दिक्कत जाने लगे। तो ऐसे बहुत सारे हो सकता है उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। तो ऐसे बहुत सारे हमको दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है जब किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइलिन शीथ के डैमेज होने के कारण होता है, और इसका पता भी हम लोग यहाँ पे CSF में एक टेस्ट होता है IgG। उसमें क्या होता है कि IgG एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके CSF का हम उसमें डायग्नोस करते हैं कि इसमें IgG की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो उसको हम पता करके यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी को है कि नहीं है। तो एक CSF से हम लोग यहाँ पे मेनिंजाइटिस, हेमरेज या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई इंट्रोडक्शन की कि क्या कौन कौन सी अलग अलग बीमारी में हम लोग यहाँ पे CSF एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिक्कत उसको है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि हम लोगों ने यूरिन में देखा हुआ था, इसके पहले हम लोगों ने जो यूरिन पढ़ा हुआ है उसमें हमने देखा हुआ था कि हम लोग जब यूरिन को देख करके या फिर नाप करके, स्मेल करके, या फिर उसकी क्लियरिटी देख करके कि क्या मतलब कि साफ़ सुथरी है, क्लियर है कि नहीं है, या फिर कहीं टर्बिड तो नहीं दिख रही है, तो वो सब जो एग्जामिनेशन करके हम बता रहे थे कि क्या दिक्कत है किसी व्यक्ति को, क्या दिक्कत हो सकती है, प्राइमरी क्लू हमको क्या मिल रहे हैं किसी व्यक्ति की दिक्कत के या फिर उसकी बीमारी के। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे CSF में हम लोग उसको देख करके या फिर उसकी टर्बिडिटी, कलर देख करके हम लोग बता सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे कि नॉर्मल जो CSF जैसे हमने बात करी कि क्लियर होता है, कलरलेस होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाए अगर तो उसकी जो है CSF टर्बिड हमको देखने के लिए मिलता है। इस टाइप का हमको टर्बिड देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्लाउडीनेस देखने के लिए मिलेगी CSF में। तो अगर टर्बिड हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन का इंडिकेशन है, हो सकता है उसको किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया बॉडी में। देन अगर से किसी के CSF में ब्लड देखने के लिए मिल रहा है, मतलब उसका CSF हमको यहाँ पर रेड कलर का देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है उसको हेमरेज हो गया हो, या फिर हो सकता है उसको ट्रोमेटिक टैप हो। तो हेमरेज और ट्रोमेटिक टैप दो चीज़ें नए कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार हम। तो हेमरेज तो जैसे हमने बताया कि ब्रेन में ब्लड का बह जाना, हो सकता है किसी को ब्लड थिनर चल रहे हो, थेरेपी चल रही हो, जैसे कि ब्लड को पतला करने वाली थेरेपीज कुछ चलती हैं, तो वो उसके उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो थेरेपी में, या फिर है ना, या फिर प्लेटलेट का काउंट कम हो गया हो, किसी बॉडी के व्यक्ति में चोट लग गई हो ब्रेन में। तो ऐसे कई रीजन हो सकते हैं कि ब्रेन में ब्लड उसका बहने लगे, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे। तो अगर वो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे हेमरेज बोलते हैं। तो अगर हेमरेज हो रहा है तो हमको CSF जो है हमको रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा है ट्रमेटिक टैप में क्या होता है कि जब हम लोग CSF निकाल रहे होते हैं L3 L4 या फिर L4 और L5 के बीच में, लंबर वर्टेब्रा के बीच से जब हम लोग CSF निकालते हैं लंबर पंचर निडल से, तो फिर उस टाइम पे यदि वो CSF की निडल जो हमारी है वो किसी ब्लड वेसल्स को जाकर के ब्रेक कर दे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे CSF में जो है ब्लड आने लगता है, और हमको जो CSF जो है ऐसे रेड कलर का दिखाई देता है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हेमरेज के कारण जो हमारा CSF रेड है, या फिर हमको ट्रोमेटिक टैप के कारण हमको यहाँ पे CSF का कलर रेड दिखाई दे रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है, जैसे कि अगर से हम लोग जनरली CSF की जब निकालते हैं, जब किसी व्यक्ति के बॉडी से CSF, तो हम लोग 3 ट्यूब में CSF का कलेक्शन करते हैं। 1 से 2 ml सैंपल हर एक ट्यूब में हम लोग लेते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए। तो जब हम लोग CSF निकाल रहे हैं किसी व्यक्ति का, तो निकालते टाइम पहले ट्यूब में सैंपल लेंगे, फिर दूसरे में लेंगे, फिर तीसरे में सैंपल लेंगे, ठीक है, निकाल करके। तो जब हम लोग जब ट्यूब सैंपल निकाल रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हम उस व्यक्ति के CSF में हम लोग इंटेंसिटी देखते हैं, मतलब कि कहीं जो है कलर जो है चेंज तो नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हमने किसी को धोखे से हम लोगों ने प्रिक कर दिया होगा किसी की ब्लड वेसल्स को CSF निकालते टाइम, तो फिर पहले उसका ब्लड हल्का सा रेड आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब CSF थोड़ा और निकालेंगे तो फिर धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता जाएगा, कम रेड होता जाएगा हमारा। तो जब हम लोग अलग अलग हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स देखने के लिए मिलती हैं, कि मतलब पहले ज़्यादा रेड ब्लड आया, फिर CSF आया, फिर थोड़ा कम रेड CSF आया, फिर और कम रेड CSF आया। तो जब हमको इस टाइप से सीक्वेंस में हमको CSF देखने के लिए मिलता है कलर, तो वो होता है हमारा ट्रमेटिक टैप की। मतलब पहले जैसे हम लोग की निडल जो है वो किसी ब्लड वेसल से टच हुई, तो ब्लड वहाँ से निकलना चालू होगा। हम जैसे निकाला हम लोगों ने, तो पहले तो ब्लड आया धीरे धीरे, लेकिन ब्लड कम हो गया, तो फिर वो CSF के साथ मिक्स होकर आने लगा, तो फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेडनेस का वो कम हो जाता है। तो वो ट्रमेटिक टैप हम लोग उसको बोलते हैं कि उस कंडीशन में ट्रमेटिक टैप है, तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन जब हेमरेज किसी को होता है तो सारी की सारी ट्यूब्स में एक जैसा रेड ब्लड आता है, मतलब यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है ब्लड का CSF में।
तो CSF अगर एक जैसा आ रहा है तो उसको हेमरेज है, या फिर हम लोगों ने धोखे से कलेक्शन करते टाइम अगर से किसी ब्लड वेसल्स को पंचर कर दिया है तो उसका अलग अलग कंसंट्रेशंस ऑफ ब्लड यहाँ पे हमको CSF में देखने के लिए मिलेगा। तो हमने बात कर ली डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यदि किसी व्यक्ति का CSF जो है येलोइश दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब येलोइश CSF दिखाई देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेंथोक्रोमिया। तो नॉर्मल CSF ऐसा होता है हमारा क्लियर कलरलेस होता है, यदि किसी व्यक्ति का येलो CSF दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग जेंथोक्रोमिया बोलेंगे। और जो जेंथोक्रोमिया होता है CSF, ये हो सकता है उस व्यक्ति की बॉडी में हीमोलाइसिस हो रहा हो, RBC टूट रही हो, तो जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या फिर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है बॉडी में, तो हमको यहाँ पे CSF का कलर भी हमको यहाँ पे येलोइश देखने के लिए मिलता है। तो हमने बात करी क्लियर कलरलेस CSF, इन्फेक्शन में टर्बिड और हेमरेज और ट्रोमेटिक टाइप के बारे में, कलर येलो कलर के बारे में बात करी, जेंथोक्रोमिया के बारे में। अब एक लास्ट हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन में कि हम लोग क्लॉट फॉर्मेशन देखते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन मतलब कोई CSF जब होता है वो क्लियर होता है, उसमें कुछ नहीं होता है ना, किसी भी टाइप के क्लॉट हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है, TB का इन्फेक्शन जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके CSF में हमको क्लॉट देखने के लिए मिलते हैं। क्लॉट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग कभी किसी व्यक्ति का सैंपल, जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो भी लैब में काम करते होंगे वो उससे रिलेट कर पाएंगे कि जब हम लोग किसी व्यक्ति का सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसका बिना टाइम हुए, मतलब उसका प्रॉपर टाइम नहीं हुआ है, 10 से 15-20 मिनट हम लोग का प्रॉपर क्लॉट नहीं हुआ है, और उस प्लेन सैंपल या फिर जो हम लोग का होता है क्लॉट एक्टिवेटर वाला सैंपल, उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, तो फिर हमको उसमें प्लाज्मा क्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं हमको, जो कि कलरलेस टाइप के हमको दिखाई देते हैं। तो वैसे टाइप के क्लॉट यहाँ पे हमको वेब क्लॉट हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं यहाँ पे CSF में, जब किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो क्लॉट टाइप के हमको बनते हैं ना। यहाँ पे हम लोग ब्लड के क्लॉट नहीं होते हैं, वो वहाँ पे फाइब्रिन क्लॉट होते हैं ना, वेब क्लॉट होते हैं वो, जो कि कलरलेस टाइप की क्लॉट भी कलरलेस टाइप की होते हैं, बस हमको यहाँ पे क्लॉट दिखाई देते हैं। तो हम उसको बोलेंगे कि उसको ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हो सकता है, जिसके कारण उसको CSF में क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने देखा कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे हमने कलर, टर्बिडिटी या फिर क्लॉट देख करके हम लोगों ने बता दिया कि क्या इंडिकेशन है, फिर क्या बीमारी है उसको, या क्या दिक्कत हो सकती है उसको, कौन सी डिसीज हो सकती है उसको। अब हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करके उसका कन्फर्मेशन करेंगे, देन फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग इसके देखेंगे कि और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो हमने फिजिकल की बात कर ली। अब देखो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमको क्या मिलता है, इनिशियल क्लू मिलता है ना, कि शुरू में हम लोग बता सकते हैं शायद ये हो सकता है करके, कन्फर्मेशन के लिए हम लोग उसको आगे टेस्ट करने पड़ेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग मेनली 4 टाइप के टेस्ट यहाँ पे करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन पहला हमारा होता है प्रोटीन टेस्ट, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि CSF में प्रोटीन की मात्रा कितनी है। थोड़ी सी मतलब ब्लड की कंपैरिजन में बहुत कम होती है, मतलब लगभग 100 गुना कम होती है, 100 गुना या 500 गुना लगभग। तो ब्लड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है CSF में प्रोटीन की मात्रा। लेकिन यदि जो कम मात्रा भी है अगर वो इंक्रीज होने लगे तो हम लोग बोल सकते हैं उसको मेनिंजाइटिस है। ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, नॉर्मल हमारे ब्लड ग्लूकोज से लगभग 70% के आसपास रहती है CSF में ग्लूकोज की मात्रा, तो वो अगर से कम होने लगे और तो बोल सकते हैं उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लोराइड जो है वो अगर डिक्रीज होने लगे तो TB में डिक्रीज होता है, और लैक्टेट जो है वो इंक्रीज होने लगे तो वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है। तो ये क्यों ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है, क्यों लैक्टेज जो है इंक्रीज हो रहा है, फिर क्यों हमारा प्रोटीन जो है इंक्रीज हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हम लोग अब करते हैं इसके बाद, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा जो प्रोटीन है, नॉर्मली हमारा जो CSF में जो प्रोटीन आता है वो हमारे ब्लड से ही आता है, मतलब ब्लड से जो फिल्टर होकर के ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB हम लोग उसको बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जो CSF और ब्लड के बीच में जो बैरियर एक बना हुआ है झिल्लियों का, तो वहाँ से ब्लड जब हमारा ब्लड से ही एक्चुअली CSF बन रहा है हमारा, है ना, अलग से कहीं से नहीं जा रहा है, ब्लड से ही CSF बनता है। तो जब ब्लड से CSF बनता है तो ब्लड का ही कुछ प्रोटीन जो है वो CSF में आता है नॉर्मल काम के लिए CSF के। लेकिन यदि वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में आने लगे, तो अगर किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस हो गया है तो फिर वो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आ सकता है उसके मतलब CSF में। और ग्लूकोज की मात्रा जितनी रहती है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज़ करते हैं अपने कॉलोनीज बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो जब जो CSF में मौजूद जो ग्लूकोज है उसका यूज़ करेंगे जब बैक्टीरिया, तो उसका ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और जो ग्लूकोज को जो यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट भी बनाएंगे ना, तो बनाते हैं वो लैक्टेट। जब लैक्टेट बनाते हैं तो फिर लैक्टेट की मात्रा इंक्रीज हो जाती है हमको यहाँ पे CSF में। तो क्या हो रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है बैक्टीरिया के कारण, और यही बैक्टीरिया बना रहे हैं लैक्टेट ग्लूकोज का यूज़ करके, तो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में लैक्टेट की मात्रा हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।
ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। देन क्लोराइड की मात्रा हमारी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में क्या होती है, किसी को टीबी होता है तो उसकी क्लोराइड की मात्रा हमको कम देखने के लिए मिलती है। तो इन सब के कैसे टेस्ट करते हैं हम अपनी पैथोलॉजी लैब में, बहुत सारी मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड से हम लोग सभी टेस्टों का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे टेस्टों के बारे में। जैसे प्रोटीन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्रोटीन टेस्ट जो हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग दो मेथड से प्रोटीन टेस्ट करते हैं। पहली हमारी होती है क्वालिटेटिव मेथड और दूसरी हमारी होती है क्वांटिटेटिव मेथड। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। देखो CSF में नॉर्मली प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, ब्लड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और जब किसी को इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो और ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो जाए, ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज क्यों हो सकता है, बहुत सारे रीजन है उसके हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर से ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज होता है तो फिर CSF जो है हमारे जो है प्रोटीन में जो है CSF ब्लड से लीक करने लगता है और इसका लेवल क्या है, बढ़ जाता है हमारे CSF में। अब CSF में हम लोग को प्रोटीन का और एस्टिमेशन करना है, पता लगाना है, तो दो टेस्ट कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग, एक होता है क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हम ये बता सकते हैं कि प्रोटीन है कि नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा और ज़्यादा है, फिर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कि यार नॉर्मली तो इसमें जो क्वालिटेटिव टेस्ट में पता नहीं चलता है कि प्रोटीन नॉर्मली रहता है तो नहीं दिखाई देता है इसमें, लेकिन यदि ये बढ़ता है तो फिर हमको यहाँ पर टर्बिडिटी या क्लाउडनेस के फॉर्म पे दिखाई देता है। जैसे हम लोग जब यूरिन का प्रोटीन टेस्ट किए थे इसके पहले जब उन्होंने पढ़े थे केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन का, तो उसमें हम लोगों ने ये देखे थे कि जब हम लोग यूरिन को हीट करते हैं तो उसमें हमको अलग अलग कंसनट्रेशन जब प्रोटीन का रहता है हमारे यूरिन में, तो यूरिन की टर्बिडिटी बढ़ती जाती है। मतलब यूरिन जो है पहले कम बाइट दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे उसका बाइटनेस जो उसके अंदर है वो बढ़ता जाएगा। हमारा प्रोटीन जो डीनेचर है हो करके जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहेगा उतना ज़्यादा हमको यूरिन का कलर वाइट दिखाई देगा। तो वैसे ही जब क्वालिटेटिव टेस्ट हम लोग यहाँ पे पांडेस रिएजेंट के थ्रू करते हैं CSF का, तो हमको यहाँ पे वही क्लाउडीनेस टाइप की ही दिखाई देती है, वाइट कलर की। और जितनी ज़्यादा क्लाउडीनेस दिखाई देगी उसके हिसाब से हम लोग उसको बोल सकते हैं कि 1+, 2+, 3+, 4+ कितना प्रोटीन है। लेकिन वो एक रफ एस्टिमेशन है, हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि इसका प्रोटीन जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही होगा, या फिर नहीं इसका 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या फिर इसका नहीं 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है। तो हम लोग एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव के थ्रू। लेकिन जब हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं, मतलब एग्जैक्ट हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटीन कितना है उसके CSF में। नॉर्मली मान लो हम लोग बोलते हैं चलो 45 है या फिर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन यदि किसी को मतलब TB का इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होते हैं तो फिर यहाँ पे प्रोटीन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग 3 मेथड से यहाँ पे प्रोटीन का क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक होता है टर्बिडीमेट्रिक मेथड, दूसरी होती है ब्यूरेट मेथड और तीसरी होती है ऑटोमेटिक केमिस्ट्री एनालाइजर से कर सकते हैं। तो देखो टर्बिडिमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर टर्बिडिटी देखते हैं रीजेंट, और हम लोग जब CSF को मिलाएंगे तो उस सैंपल में टर्बिडिटी आएगी। उस टर्बिडिटी को हम लोग यहाँ पे एनालाइजर के थ्रू मेजर करेंगे कि कितनी टर्बिडिटी है। जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी दिखाई देगी उतनी हिसाब से हमारा एनालाइजर जो है वो रीडिंग देगा कि कितना इसकी बॉडी में प्रोटीन CSF में प्रोटीन है। अब देखो हमको यहाँ से ये लग सकता है कि पांडेस रीजन में भी तो टर्बिडिटी दिखाई देती है और इसमें भी टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, तो फ़र्क क्या है, फिर कैसे क्वालिटेटिव और कैसे क्वांटिटेटिव है। तो फ़र्क इसमें कि इसको हम लोग सिर्फ देख करके बताते हैं कि यार आंखों से हम देख रहे हैं कि कितनी दिखाई दे रही है, उसको हम लोग 1+, 2+, 3+ में ग्रेडिंग दे रहे हैं। लेकिन टर्बिडीमेट्रिक मेथड में यूज़ होता है कि इसमें कंट्रोल्स यूज़ करे जाते हैं, स्टैंडर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, इसको प्रॉपर कैलिब्रेट किया जाता है इस मेथड को। तो पहले हम मशीन को बताते हैं कि अगर किसी का 40 प्रोटीन आएगा तो कितनी टर्बिडिटी दिखाई देगी, किसी का 60 प्रोटीन आएगा तो कितनी दिखाई देगी। तो अलग अलग कंसंट्रेशन के हम लोग यहाँ पे मशीन को स्टैंडर्ड देते हैं, 200 में कितनी टर्बिडिटी दिखाई देगी, 400 में कितनी दिखाई देगी। तो फिर मशीन जब हम लोग किसी पेशेंट का टेस्ट लगाते हैं तो फिर मशीन उन सब जो उसके पास रेफरेंस जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंपेयर करती है कि हमको अच्छा इतने में 400 में इतनी टर्बिडिटी आ रही थी, 200 में इतनी आ रही थी, या फिर 50 या 100 में इतनी आ रही थी। तो उसके हिसाब से फिर जब पेशेंट की रीडिंग जब मशीन करती है तो फिर वो हमको एग्जैक्ट बता देती है कि अच्छा इतनी टर्बिडिटी है तो फिर इसका इतना रिजल्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पांडेस रीजेंट में पॉसिबल नहीं था हमारा। ऐसे ब्यूरेट मेथड या फिर सेमी ऑटोमेटिक मेथड में भी इसी टाइप के प्रिंसिपल यूज होते हैं जैसे टर्बिडीमेट्रिक में है। तो यहाँ पर टर्बिडिटी से बता रहे थे। और ब्यूरेट मेथड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कलर देखते हैं। तो ब्यूरेट मेथड में एक्चुअली कॉपर आयंस होते हैं हमारे, और वो जब प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड चेन्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स जो रहते हैं एक्चुअली उनसे रिएक्ट जब करते हैं तो हमें कलर फॉर्मेशन होता है हमारा। तो ब्यूरेट रीजन में क्या है, कॉपर है, और
हमारे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन से रिएक्ट करके यहाँ पे कलर फॉर्म करता है, वॉयलेट कलर फॉर्म करता है। तो जितना ज़्यादा कलर फॉर्म करेगा हम बोलेंगे कि उतना ज़्यादा मात्रा में क्या है, प्रोटीन मौजूद है उस CSF में। तो यहाँ हमने टर्बिडिटी के हिसाब से पता किया टर्बिडीमेट्रिक मेथड में। यहाँ पे ब्यूरेट मेथड में हम लोगों ने देखा कि कलर कितना ज़्यादा आ रहा है, जितना ज़्यादा कलर फॉर्म होगा हमारा उतना ज़्यादा हम बोलेंगे कि उतना ज़्यादा उसके CSF में प्रोटीन मौजूद है। अब जो ऑटोमेटिक एनालाइजर वाली मेथड जो हमारी होती है, इसमें इन्हीं दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करके उसको और रिफाइन करके हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एनालाइजर में यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वालिटेटिव मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देन हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड के सब मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला हमारा पांडेस टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पांडेस टेस्ट में होता क्या है, हम लोग जो यहाँ पे सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, पांडेस टेस्ट जिसका नाम है, जिसमें हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हमारा होता है सैचुरेटेड फिनॉल। तो सैचुरेटेड फिनॉल के साथ जब हम लोग CSF को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो फिर हमारे CSF पे हमको टर्बिडिटी दिखाई देती है, क्लाउडीनेस दिखाई देती है। और क्लाउडीनेस कितनी हमारी है, तो अगर नॉर्मल CSF है तो क्लाउडीनेस जैसे बन वाले यहाँ ट्यूब जो हमारी उसमें बिल्कुल भी क्लाउडीनेस नहीं दिख रही है, तो मतलब उसका नॉर्मल CSF है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर किसी में थोड़ी सी क्लाउडीनेस दिख रही है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और बहुत ज़्यादा क्लाउडीनेस दिख रही है, तो इसको हम लोग 1+, 2+, 3+ या 4+ की ग्रेडिंग के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। कि अगर नहीं दिख रही है, क्लियर दिख रहा है, तो नॉर्मल प्रोटीन है, 1+ है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्लाइडली टर्बिड है तो माइल्ड इंक्रीज हुआ है, 2+ है तो मॉडरेट टर्बिडिटी है तो मॉडरेटली इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे टर्बिडिटी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं कि कितना CSF में प्रोटीन मौजूद है। तो प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml हम लोग सैचुरेटेड फिनॉल लेंगे, उस सैचुरेटेड फिनॉल में 1 से 2 ड्रॉप हम लोग यहाँ पे CSF डालेंगे और उसमें हम लोग CSF डाल के उसको मिक्स करेंगे और फिर हम लोग टर्बिडिटी ऑब्जर्व करेंगे। जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी उसके हिसाब से हम लोग उसको ग्रेडिंग कर देंगे 1+, 2+, 3+ या 4+ के हिसाब से, और उसका हम लोग बोल देंगे कि इतनी है तो इतना प्रोटीन हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसको पांडेस टेस्ट या फिर पैंडीस टेस्ट, पांडी टेस्ट बोलते हैं, 2-3 नाम है इसके। तो पांडेस टेस्ट के नाम से ज़्यादातर चलता है। ये वाला जो टेस्ट हमारा है CSF में प्रोटीन एग्जामिनेशन करने वाला, ये टेस्ट बहुत पुराना हो गया है ना। तो अभी आजकल किसी भी लैब में इस टेस्ट का मेरे ख्याल से 95% लैबों में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। हो सकती कोई लैब हो जहाँ पे इसका यूज़ किया भी जाता हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अभी तक किसी लैब में इसका यूज़ करते नहीं देखा है लोगों को, क्योंकि बहुत पुरानी मेथड है और इसमें सिर्फ हम लोग क्वालिटेटिव बता रहे हैं ना, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं। और CSF की फाइंडिंग हमको बहुत सेंसिटिव हमारा वो है यहाँ पे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बार बार किसी का CSF तो नहीं निकाल सकते हम लोग। ब्लड चलो अभी निकाल लिए, कल निकाल लेंगे, परसों निकाल लेंगे, बार बार CSF थोड़ा निकालेंगे हम किसी व्यक्ति का। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड से हम लोग करें तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम लोगों ने यहाँ पे 3 मेथड्स की बात करी थी, टर्बिडीमेट्रिक मेथड और ब्यूरेट मेथड और ऑटोमेटिक एनालाइजर वाली मेथड के बारे में, ठीक है। तो पहले तीनों के सबके हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पैरामीटर है। जब हम लोग को अगर इसी को हम लोग अलग अलग सेपरेट पढ़ते तो हम लोग 3 से 4 स्लाइड यूज़ करनी पड़ती है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग को बहुत सारे टेस्ट जो कि एक ही चीज़ के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनका प्रिंसिपल, रिएक्शन या फिर जिनको हम लोग एक चार्ट बना करके हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग को बहुत सारी लिखना नहीं पड़ता है और बहुत कम टाइम में हम लोग आसानी से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक चार्ट फॉर्म में इसको बना दिया है जिससे हमारा कम टाइम लगे और हम लोग सारे एक्सपेक्ट, प्रिंसिपल, रिएक्शन, मेजरमेंट, वेवलेंथ, रिजल्ट, सेंसिटिविटी, मतलब सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सारे टेस्टों में। तो इससे कंपैरिजन भी हो जाता है और चीज़ों के बारे में अच्छे से पता भी चल जाती है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इनके सब चीज़ों के बारे में। तो पहले हमारी जो टर्बिडीमेट्रिक मेथड है, ब्यूरेट मेथड है, ऑटोमेटिक एनालाइजर मेथड है, इनके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल में होता ये है कि जो हमारा प्रोटीन है वो इस रीजेंट के साथ, जो टर्बिडीमेट्रिक मेथड में जो रीजेंट यूज़ करते हैं उसके साथ मिल करके यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट मतलब कि टर्बिडिटी हमारी बनती है और टर्बिडिटी कितनी बनी हुई है उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि कितना हमारा प्रोटीन का कंसंट्रेशन है। देन ब्यूरेट मेथड में क्या होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स का मतलब होता है जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो जब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग इन बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इतना समझ के चलें कि यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है प्रोटीन से,
तो जो प्रोटीन हमारे हैं वो प्रोटीन्स और हमारे यहाँ पे कॉपर्स मिल करके यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में हमको वॉयलेट कलर प्रोवाइड कराता है, हल्का सा ब्लूइश कलर रहता है, ब्लूइश वॉयलेट। तो जब जितना ज़्यादा कलर आता है तो हम बोल सकते हैं कि CSF में उतनी ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की मौजूद है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या होता है, हम लोग टर्बिडीमेट्रिक मेथड या फिर ब्यूरेट मेथड, दोनों मेथड में से किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एनालाइजर में। लेकिन बस इसमें फ़र्क ये रहता है कि इनमें हम लोग को, जो हम 2 मेथड पढ़ रहे हैं, इनमें हम लोग के यहाँ पे मैनुअली, अगर हम लोग सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर यूज़ करते हैं तो हमको मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं और यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये टर्बिडीमेट्रिक या फिर ब्यूरेट मेथड ऑटोमेटिक मेथड में हम लोग जब करते हैं तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम लोग सैंपल यहाँ पे मशीन्स में रन करना पड़ता है और हमको रिजल्ट पता चल जाता है। लेकिन यहीं पे हम लोग सेमी ऑटोमेटिक में यूज़ करें अलग अलग, तो हम लोग यहाँ पे रीजेंट और सैंपल दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये जो शुरू की जो 2 मेथड यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको हम लोगों ने लिखा हुआ है सेमी ऑटोमेटिक मशीन के हिसाब से, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन के हिसाब से सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रोटीन के प्रेसिपिटेट बनते हैं और यहाँ पे कलर फॉर्म होता है प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और इनमें फुल्ली ऑटोमेटिक में इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे। देन मेजरमेंट टर्बिडिटी करता है, यहाँ वॉयलेट कलर मेजरमेंट करता है और यहाँ पे ऑब्जर्व करता है दोनों में से कोई भी एक चीज़ कि कितनी ज़्यादा टर्बिडिटी है उसके हिसाब से उतना ज़्यादा प्रोटीन होगा, जितना ज़्यादा कलर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे उसमें प्रोटीन मौजूद होगा। अब यहाँ पे वेवलेंथ जो है दोनों की अलग अलग है, जो कि टर्बिडीमेट्रिक मेथड में जो वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा रीजेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के रीजेंट अलग अलग कंपनियाँ यूज़ करती हैं प्रोटीन मेजरमेंट करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो वेवलेंथ का जो नैनोमीटर है हमारा, उसको हम लोगों ने 340 से 660 के बीच में रखा हुआ है कि जो भी रीजेंट हम यूज़ करेंगे अपनी लैब में उसके हिसाब से हम यहाँ पे नैनोमीटर सेट कर सकते हैं। जो कि जो भी हम किट यूज़ करते हैं उस किट के किट इंसर्ट में लिखा रहता है कि कितने नैनोमीटर पे हमको इसकी रीडिंग लेनी है, हमको इसका जो है रीड करके देखना है इस जो भी पे रीजेंट और जो सैंपल का जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको। तो उस रीजेंट और सैंपल के प्रेसिपिटेट को जितने नैनोमीटर, जितनी वेवलेंथ पे हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, तो वो हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, जो कि 340 से 660 के बीच में हो सकता है। लेकिन जो ब्यूरेट मेथड होती है, इसमें वॉयलेट कलर हमारा बनता है, उसका फिक्स है कि यार 540 से 560 नैनोमीटर के बीच में ही हमको उसको मेजर करना है। 540 से कम नहीं होना चाहिए और 560 के ऊपर नहीं होना चाहिए वेवलेंथ। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और रीजन पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं हम फुली ऑटोमेटिक में और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं इसके ऊपर। देन रिजल्ट जो है हमारा वो तीनों में मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही आता है कि कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा प्रोटीन मौजूद है। देन सेंसिटिविटी जो है हम लोग टर्बिडीमेट्रिक मेथड की हम लोग बोलेंगे कि मॉडरेट लेवल की है और ब्यूरेट मेथड में थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है और सबसे हाई क्वालिटी जो है रिजल्ट की हमारी ऑटोमेटिक एनालाइजर में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एरर के चांसेस थोड़े कम रहते हैं हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड और नंबर ऑफ कैलिब्रेटर भी हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एनालाइजर में ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन करके रखते हैं इसमें, ठीक है। यूजेस लेवल के हिसाब से कैसे है कि हम लोग को क्या है कि अगर छोटी लैब है, स्मॉल लैब है, रूटीन लैब के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे टर्बिडीमेट्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी अच्छी लैब है, स्टैंडर्ड थोड़ी हमारी मेथड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ब्यूरेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर से और हाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड हमारे पास है, बहुत ज़्यादा सैंपल्स आते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एनालाइजर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी लैब में। स्पीड की बात करें तो सबसे फास्ट हमारी ऑटोमेटिक एनालाइजर की होती है रिपोर्टिंग स्पीड। देन हमारी मॉडरेट लेवल पे हमारी ब्यूरेट मेथड की होती है और थोड़ा सा हमारा मॉडरेट लेवल की टर्बिडीमेट्रिक मेथड की भी होती है स्पीड हमारे टेस्ट की, ठीक है। कॉस्ट सबसे कम हमारी टर्बिडीमेट्रिक मेथड की होती है, देन ब्यूरेट मेथड की होती है, सबसे हाई हमारी एनालाइजर फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर में हमें कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो अब लिमिटेशन ये है कि इसका इंटरफेस जो है हमारा लिमिटेशन, मतलब हर एक टेस्ट का लिमिटेशन रहता है अपना अपना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इंटरफेस पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है टर्बिडीमेट्रिक मेथड में। और मतलब जो दोनों जो टर्बिडीमेट्रिक मेथड है, ब्यूरेट मेथड है, और सेमी ऑटोमेटिक में हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मतलब सेंसिटिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं सेंसिटिव। वहीं अगर से हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एनालिसिस की बात करें, थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है हमारी, लेकिन थोड़ी अच्छी सेंसिटिव होती है हमारी तो फुली ऑटोमेटिक मशीन जो हमारी होती है, ठीक है। बस यहाँ पे हमको ऐसा रहता है कि यहाँ पे हमको कम मेंटेनेंस करना पड़ता है दोनों में, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन वगैरह यूज़ करना पड़ता है फुली ऑटोमेटिक मेथड में, ठीक है। तो हमने बात करी अलग अलग प्रिंसिपल्स की और अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन हमने इनकी बात कर ली तीनों मेथड के बारे में। अब लोग बात कर लेते हैं ग्लूकोज टेस्ट के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ पे CSF में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा जो है 60 से 70% होता है ब्लड के कंपैरिजन में CSF में हमारा। मान लो ब्लड में मान लेते हैं कि 100 होगा तो हमारा CSF में 60 होगा, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल।
तो वैसे ही हम लोग का इसीलिए हम लोग यहाँ पे 60 से 70% इसको बोल रहे हैं। मेथड हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड का यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं जो कि ग्लूकोज को तोड़ करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ करके H2O2 बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है पेरोक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे हमारा जो कि कलर के साथ तोड़ता है हमारा। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे रेड कलर फॉर्म होता है हमारा, और जितना ज़्यादा रेड कलर फॉर्म होता है उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उसके CSF में ग्लूकोज मौजूद है। तो इस टाइप से हमको रेड कलर दिखाई देता है, फोटो अपने लगाई हुई यहाँ इस टाइप से हमको रेड कलर दिखाई देता है। जितना ज़्यादा रेड कलर की इंटेंसिटी होगी हम लोग बोलेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे CSF में ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट है। नॉर्मली जो CSF होता है उसमें 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा ग्लूकोज होता है। यहीं ब्लड को देखें हम लोग तो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। नॉर्मली ग्लूकोज जो है हमारा वायरल अगर में किसी को मेनिंजाइटिस है तो उसका जो ग्लूकोज का लेवल है नॉर्मल रहता है। यहीं किसी को अगर से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टीबी या फिर फंगल मेनिंजाइटिस होता है तो फिर हमको यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, टीबी के बैक्टीरिया, फिर नॉर्मल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगस जो होता है, ये क्या करते हैं ग्लूकोज का यूज़ करके ग्लूकोज की क्वांटिटी CSF में कम कर देते हैं। और ग्लूकोज का यूज़ जो है नॉर्मली हमारी जो है बैक्टीरिया तो करते ही हैं, साथ में हमारी कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वो भी हमारी यहाँ पे ग्लूकोज का यूज़ करती हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जब बढ़ जाती हैं किसी व्यक्ति की CSF में तो वो न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे ग्लूकोज का कंजप्शन करती हैं हमारी। तो बैक्टीरिया और हमारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स मतलब न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी ग्लूकोज का यूज़ करके यहाँ पे कम कर देती हैं ग्लूकोज का लेवल हमारा, ठीक है। तो हमने बात करी ग्लूकोज जो हमारा होता है 60 से 70% होता है ब्लड के कंपैरिजन में। ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड से हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं लैब में, 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस में नॉर्मल रहता है और बैक्टीरियल टीबी या फिर फंगल में हमारा कम हो जाता है। और बैक्टीरिया ग्लूकोज का यूज़ करके लैक्टेट फॉर्म करते हैं, इसलिए ग्लूकोज कम होता है और लैक्टेट बढ़ जाता है। अभी आगे हम लोग लैक्टेट टेस्ट की बात करेंगे। ऐसी हमारी इन्फ्लेमेटरी से न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो कि ग्लूकोज का कंजप्शन करके ग्लूकोज का लेवल कम कर देती हैं। तो हमारी बात हुई ग्लूकोज के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं क्लोराइड के बारे में। क्लोराइड इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है आज के समय में, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम में आता है इसलिए हम लोग बात कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल जो क्लोराइड का लेवल होता है वो 118 से 132 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। MEQL हम लोग उसको बोलते हैं। इसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम लोग रीड करते हैं इसको, है ना। यहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नहीं होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि क्लोराइड की रेफरेंस रेंज में कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो यूनिट सब लोग याद रखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होती है क्लोराइड की हमारी यूनिट होती है। तो इस यूनिट को ध्यान रखेंगे। और 118 से 132 हमारा क्लोराइड का लेवल नॉर्मल होता है CSF में। लेबोरेटरी में इसको हम लोग आयन सेलेक्टिव मेथड यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं क्लोराइड का। तो आयन सेलेक्टिव मेथड क्या होती है, जब हमारे पास इस टाइप के एनालाइजर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आयन सेलेक्टिव मेथड वाले एनालाइजर में एक्चुअली होता है, इसको हम लोग आयन सेलेक्टिव मेथड एनालाइजर ही बोलते हैं। इसमें होता है कि हम लोग अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोड यूज़ करके हम लोग इसका पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयन्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा जो क्लोराइड है या फिर हमारा सोडियम है या फिर पोटेशियम है, इन सब में चार्ज होता है। एक्चुअली क्लोराइड में माइनस चार्ज होता है। तो जो हमारा आयन सेलेक्टिव एनालाइजर जो हमारा है इसमें प्लस और माइनस हमारे जो है इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। तो वो जो है इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करते हैं इनको, क्लोराइड को या फिर सोडियम को या फिर पोटेशियम को। तो उन जो जितना अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे क्लोराइड की रीडिंग पता चलती है। तो जो हमारा आयन सेलेक्टिव मेथड वाला जो ये एनालाइजर होता है इसमें सिर्फ हम लोग क्लोराइड बस नहीं, हम लोग यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका भी हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं। वो हमने डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन से रीजेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, या फिर हम लोग क्या पता लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्लोराइड पता लगाना चाह रहे हैं तो क्लोराइड के लिए उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्लोराइड की मात्रा बता सकते हैं कितनी है। तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो है आयन सेलेक्टिव मेथड ही है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज़ करके करते हैं। बाकी कलर वाली मेथड भी इसकी आती है, कलरीमेट्रिक वाली, तो वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे एक्यूरेट अगर बात करें क्लोराइड के डिटेक्शन के लिए तो आयन सेलेक्टिव मेथड ही सबसे ज़्यादा हमारी क्या है, एक्यूरेट मेथड है। देन क्लोराइड डिक्रीज हमको देखने के लिए मिलता है जब हमको किसी की ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस किसी को होता है, टीबी हो जाती है तो ना, तो हमको यहाँ पे डिक्रीज मिलता है क्लोराइड। ये हमारी क्लासिकल फाइंडिंग है कि जब भी किसी को ट्यूबरक्लोसिस होगा तो उसका क्लोराइड हम लोग लगाएंगे तो हमको क्लोराइड उसका कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अब क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है और CSF के कंपोजिशन हमारे अल्टरनेटिव होते हैं, मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस होता है, तो इन कंडीशन में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो, CSF के कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम जा रही हो, या फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जब होता है हमारा CSF के पास, तो फिर इन सारी कंडीशंस में हमको यहाँ पे क्लोराइड जो है हमको कम देखने के लिए मिलता है। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि आजकल जो है क्लोराइड उतना डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोटीन, ग्लूकोज और सेल्स, या फिर हम लोग यहाँ पे अगर से ट्यूबरक्लोसिस की ही बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ZN स्टैनिंग वगैरह करके हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। CSF की ZN स्टैनिंग करेंगे, है ना, ZN स्टैनिंग मतलब AFB स्टैनिंग करेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई की स्टैनिंग, और उससे हम बता देंगे कि उसको AFB TB ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। इसलिए हम लोग को क्लोराइड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग केमिकल टेस्ट में, लेकिन एग्जाम में आता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। और सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। एक है कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण हमारा क्लोराइड कम हो जाता है, आयन सेलेक्टिव मेथड से इसका यूज़ करते हैं, और तीसरा कि हमारा जो है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। बस इतनी चीज़ याद रखेंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली क्लोराइड में, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं लैक्टेट के बारे में। तो लैक्टेट के बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी है। तो लैक्टेट क्या होता है? जो बैक्टीरिया, जब किसी व्यक्ति के CSF में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ग्लूकोज का यूज़ करके लैक्टेट का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हमको लैक्टेट यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो क्या हो रहा है कि जो CSF जो हमारा है वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करते हैं। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अपसेंट में वो ग्लूकोज का यूज़ करके यहाँ पे हमारा लैक्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एक तो हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हमारी हो गई। तो जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की अपसेंट में ही यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने लगते हैं और लैक्टेट बनाने लगते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। क्या है कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब ग्लूकोज की अपसेंट में। ग्लूकोज के अपसेंट में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बैक्टीरिया जो है वो टिश्यू हाइपोक्सिया के कारण, मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की अपसेंट में ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। तो हमको यहाँ पे वो मतलब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हमारा हो रहा है। तो ग्लूकोज का यूज़ कर रहे हैं इन लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की अपसेंट में, और लैक्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नॉर्मल जो लैक्टेट होता है हमारा 10 से 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर ये बढ़ने लगे तो फिर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि उसको हो सकता है उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो। तो लैब में हम लोग इसका एंजाइम लैक्टेट ऑक्सीडेज मेथड से हम लोग पता लगाते हैं इसका लैक्टेट कितना है उस व्यक्ति के CSF में। तो देखो एंजाइम लैक्टेट ऑक्सीडेज मेथड में होता है कि लैक्टेट जो हमारा है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे लैक्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। अब ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ करके और फिर इसका हम लोग को मेजरमेंट करने लायक बनाता है लैब में, जिससे कि हम उसका लैब में हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं कितनी मात्रा में किसी व्यक्ति के CSF में लैक्टेट मौजूद है। अगर से किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो बढ़ता ही है, और अगर किसी को सीवियर CNS हाइपोक्सिया हो जाए, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोक्सिया हो जाए, तब इस लैक्टेट की मात्रा बढ़ने लगती है। और ब्रेन एब्सेस वगैरह में भी हमको यहाँ पर लैक्टेट इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, नॉर्मली और या फिर स्लाइडली इंक्रीज हमको वायरल मेनिंजाइटिस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्यों लैक्टेट इंक्रीज हो रहा है वो मैंने अभी बता दिया हूँ, फिर भी एक बार पॉइंट देख लेते हैं कि बैक्टीरियल जो है हमारे मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं एनारोबिक कंडीशन में, इसलिए बढ़ रहा है हमारा लैक्टेट। इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और रिड्यूस हमारा हो रहा है CSF का सर्कुलेशन। तो इस कुछ कारण है जिसके कारण हमको यहाँ पे लैक्टेट जो है बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। अब उन्होंने लैक्टेट की बात कर ली, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि CSF का हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। तो देखो CSF में हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मेनली हम लोग यहाँ पे सेल्स और सेल्स की मार्फोलॉजी देखते हैं। देन हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग उसको ग्राम स्टेनिंग वगैरह उसकी कर सकते हैं, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर से बैक्टीरिया हमको दिखाई देते हैं तो फिर हम देन उसका कल्चर एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, और उसको स्टैन करके हम लोग यहाँ पे AFB स्टैनिंग भी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए हमारे पास, ठीक है। पहले हम लोग सेल की बात कर लेते हैं, सेल की मार्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो कि हमको यहाँ पे CSF में दिखाई देती हैं। तो देखो नॉर्मली जो सेल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में होती हैं CSF में हमारे, जैसे कि सेल्स में मेनली यहाँ पे हमको WBC ही दिखाई देती है, क्योंकि RBC जो है नॉर्मली हमारे CSF में अपसेंट होती है। अगर RBC आ रही है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका हेमरेज वगैरह हो सकता है, जिसके कारण उसको RBC आ रही है उसके CSF में। तो RBC यहाँ पे नॉर्मली नहीं आएंगी, जैसे कि हम लोगों ने जब यूरिन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 0 से 2 हमारी पर HPF हमारी RBC नॉर्मल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको RBC देखने के लिए नहीं मिलती है। तो नॉर्मली इसमें RBC नहीं होती हैं, लेकिन अगर RBC आ रही है तो हेमरेज वगैरह की कंडीशन में आ सकती हैं।
और जो हमारी WBCs होती हैं वो नॉर्मली हमारी 0 से 5 हमारी होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम होती हैं, वो ब्लड के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखो तो जैसे कि आरबीसी हमारी है, रेड ब्लड सेल है, नॉर्मली सीएसएफ में एब्सेंट होती है, जैसे आपने बात करी, ठीक है। और आरबीसी अगर से आ रही है तो हम लोग बोलेंगे उसको सब एरेक्नोइड हेमरेज हो गया है उसको, तो हेमरेज की कंडीशन में हमारी यहाँ पे आ सकती है आरबीसी हमारे सीएसएफ में। देन हमारी ट्रॉमेटिक टैप हो गया है, लंबर पंचर के दौरान क्या एक्सीडेंटली वेसल्स इंजर हो गई, जैसे हम लोग पहले बात की थी, वेसल्स हमारी इंजर्ड हो गई हैं, जिसके कारण उसको सीएसएफ में ब्लड हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोगों ने पहले बात की हुई है, फिर एक बार देख लेते हैं। हम लोग पीपीटी मेंशन किया हुआ, अगर सभी ट्यूब्स में समान मात्रा में आरबीसी दिखाई दे रही हैं तो उसको हेमरेज बोलेंगे। यदि सक्सेसिव ट्यूब्स में हमारी आरबीसी कम होती जा रही हैं दूसरी ट्यूब्स में, है ना, तो उसको बोलेंगे ट्रॉमेटिक टाइप के कारण वो हमारा हो गया है, ठीक है। इस टाइप की हमको सेल्स दिखाई देती हैं जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्टैन करके। तो अगर से न्यूट्रोफिल्स हमारी बढ़ रही हैं तो ये सारी न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और देन ये वाली हमारी आरबीसी अगर है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं, ये हमारी आरबीसीज वगैरह हैं। तो WBC के बारे में बात करते हैं। WBC जो हमारी होती है नॉर्मली जो हमारी होती है 0 से 5 सेल्स पर मिली mm² होती है हमारी, mm³ होती है हमारी। तो अगर इसको देखें और इसको ब्लड से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो 0 से 5 सेल्स पर mm³ हमारी यहाँ पे हैं। यहीं ब्लड में हमारी देखा जाए तो 4000 से 11000 mm³ हमारी होती हैं। तो वहाँ पे हमारी कितनी 4000 से 11000 ब्लड में, और यहाँ पे हमारी कितनी देखने मिल रही है 0 से 5, मतलब कितनी गुना कम है, बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है नॉर्मली हमारी, ठीक है। यदि ये बढ़ने लगें, अगर से किसी व्यक्ति के सीएसएफ में हमारी सेल्स बढ़ती हैं, WBC जब बढ़ती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे पिलियोसाइटोसिस बोलते हैं। तो पिलियोसाइटोसिस भी हमारा अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स बढ़ती हैं तो न्यूट्रोफिलिक पिलियोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ती हैं तो लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस उसको बोला जाएगा। तो जो भी सेल्स बढ़ रही है WBC में, उसके आगे हम लोग साइटोसिस के साथ पिलियोसाइटोसिस लगाएंगे, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि इसकी सेल्स बढ़ रही है हमारी यहाँ पे। नॉर्मली WBC इतनी देखने के लिए मिलती है 0 से 5। यदि किसी को इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उन कंडीशंस में उसकी WBC का काउंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है हमारा। हम लोग WBC की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो डिफरेंशियल जो लिक्विडसाइट से मैन हमको यहाँ पे 3 टाइप की WBC देखने के लिए मिल सकती है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल, ठीक है। माइक्रोस्कोप पे हम लोग इसको स्टैन करते हैं, स्टैन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लीशमैन स्टैन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे मेथाइल ब्लू यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे जब हम लोग स्टैन करके देखते हैं तो हमको यहाँ पे अगर से न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिक पिलियोसाइटोसिस बोलेंगे। और न्यूट्रोफिल्स बढ़ रही हैं तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमारी न्यूट्रोफिल्स बढ़ती हैं, और यदि किसी की लिम्फोसाइट्स बढ़ रही हैं तो वो हमारी वायरल मेनिंजाइटिस में बढ़ती हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बैक्टीरियल होगा तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगी, और अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगी, ठीक है। अब क्या है कि यूजुअली सीएसएफ अगर से जब हमारी न्यूट्रोफिल्स बढ़ती हैं तो टर्बेट दिखाई देता है, और प्रोटीन साथ में बढ़ता है और ग्लूकोज हमारा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारा हो रहा है। वायरल में क्या होता है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ भी सकता है, फिर नॉर्मल भी रह सकता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर से, तो हमको यहाँ बोल सकते हैं वायरल मेनिंजाइटिस है। और हमारी लिम्फोसाइट्स ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में भी हमको बढ़ी हुई दिखाई देती है हमारी, ठीक है। अब देखो यूसिनोफिल की बात कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड में हमारी यूसिनोफिल बढ़ रही थी तो हम बोल रहे थे कि उनको पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, फिर एलर्जिक इन्फेक्शन है। वैसे ही अगर से हमारे सीएसएफ में बढ़ती है तो अभी हम उसको बोल सकते हैं कि उसको पैरासाइटिक या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण उसको यहाँ पे यूसिनोफिल्स उसके सीएसएफ में बढ़ी हुई देखने के लिए मिल रही हैं। तो हमने बात कर ली डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की, अलग अलग हमारी यहाँ पे WBC किस किस कंडीशन में हमारी बढ़ सकती है हमारे सीएसएफ में। हम लोग माइक्रो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि यदि जब हम लोग किसी व्यक्ति के सीएसएफ को हम लोग यहाँ पे स्टैन करते हैं, ग्राम स्टैन करके अगर उसको देखते हैं तो हम उसमें बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्राम स्टैन कर सकते हैं। तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए तो हमको पिंक कलर के दिखाई देंगे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे माइक्रोस्कोप में तो वो हमको ब्लू कलर के दिखाई देंगे। जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों ब्लू हो जाते हैं, क्यों पिंक हो जाते हैं बैक्टीरिया, उनके बारे में। दूसरा हमारा है जेडन स्टैन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जेडन स्टैन का मतलब होता है हमारा, हम लोग जब ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को देखने के लिए जब AFB स्टैन करते हैं, AFB मतलब होता है एसिड फास्ट स्टैन, या फिर जेडन स्टैन का जील निल्सन स्टैन जो होता है, उसमें हम लोग बता सकते हैं कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है कि नहीं है उसकी बॉडी में और उसके CSF में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जेडन स्टैन यूज करते हैं, और हमको ट्यूबरक्लोसिस को जो बेसलाइन है वो हमको पिंक कलर के दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में देखने पर। देन हमारा है हम लोग उसको अगर से किसी को फंगल इन्फेक्शन है,
CSF में। जैसे कि क्रिप्टोकोकस जो हमारा है, क्रिप्टोकोकस एक टाइप का फंगस है। तो अगर फंगस का इन्फेक्शन है तो फंगस के एक्चुअली जो क्रिप्टोकोकस हमारा जो फंगस यहाँ पे है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक कैप्सूल पाया जाता है, जिसके कारण इसको कलर करना बहुत मुश्किल होता है, कलर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम इनको कलर नहीं कर पाते हैं लैब में कई बार, तो फिर हम लोग यहाँ पे इंडियन इंक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें होता है जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग या नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, तो हमको यहाँ पे बैक्टीरिया ब्लू कलर या फिर पिंक कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया स्टेन हो जाते हैं। लेकिन जब क्रिप्टोकोकस जो होता है उसको स्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इंडियन इंक का यूज़ करके, यहाँ पे तो कुछ बैकग्राउंड है हमको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और बैक्टीरिया हमको यहाँ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। वैसे हम लोग इंडियन इंक का यूज़ करके बैकग्राउंड को ब्लू कर देते हैं, बैकग्राउंड पूरा ब्लू हो जाता है, और जो क्रिप्टोकोकस है वो हमको कलरलेस दिखाई देते हैं, कोई कलर नहीं होता इनका। तो फिर हम इनको आसानी से पहचानने में हमारी हेल्प हो जाती है कि क्रिप्टोकोकस जो है, इसके स्ट्रक्चर हमको देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रिप्टोकोकस का, लेकिन हमको बैकग्राउंड पूरा ब्लू दिखाई देता है, तो फिर वो है ये हम पहचान जाते हैं कि इसको क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन है कि नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो कल्चरल सेंसिटिविटी में क्या होता है, मान लो उस व्यक्ति का जिसका CSF है, उस CSF को हम लोग यहाँ पे कल्चर करेंगे, कल्चर करके इस टाइप से हम लोग स्ट्रिक करते हैं, तो हमको ऐसे जो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उसके CSF में, तो उसकी ऐसे हमको कॉलोनीज दिखाई देती हैं यहाँ पे। वो कॉलोनीज को आइडेंटिफिकेशन करके उसका हम लोग ग्राम स्टेनिंग करके, या फिर हम लोग उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करके, तो काफ़ी सारी चीज़ करके हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उस व्यक्ति के CSF में। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेन, इंडियन इंक और फिर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि उसको कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसको। और यहाँ पे सेंसिटिविटी से तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दे करके हम उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो हमने बात करी कि माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे करते हैं, सेल्स के अलावा इन स्टेन्स या फिर कल्चर का यूज़ करके किसी व्यक्ति का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वायरल और बैक्टीरियल और फिर ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं एक चार्ट के बाद। ठीक है, बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस में हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, मतलब कि जो हम लोगों ने पैरामीटर्स अभी पढ़े हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर सेल्स के बारे में, तो इनका हम लोग कंपैरिजन करके यहाँ पे पता लगाएंगे कि कौन से बैक्टीरिया वायरल या फिर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पैरामीटर लिखे हुए हैं, बैक्टीरियल, वायरल, ट्यूबरक्लोसिस, और नीचे हम लोगों ने उनके फिजिकल एग्जामिनेशन से लेकर के हम लोगों ने केमिकल एग्जामिनेशन सारे लिखे हुए हैं CSF के। तो जब किसी को वायरल मेनिंजाइटिस होता है तो उसका CSF जो है क्लियर दिखाई देता है, और किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो उसका CSF जो है टर्बिड दिखाई देगा। देन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में भी हमको स्लाइडली टर्बिड दिखाई देता है। वैसे जो हमारा प्रेशर होता है, हम लोगों ने कल की क्लास में, इसकी पिछली वाली क्लास में जब पढ़े थे, तो हम लोगों ने प्रेशर के बारे में बात करी थी। CSF को जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें एक प्रेशर भी देखते हैं उसका। तो जब हम लोग यहाँ पे जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी को होता है तो CSF का प्रेशर हमको इंक्रीज दिखाई देता है। वायरल मेनिंजाइटिस में स्लाइडली इंक्रीज होता है, और बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में हमको यहाँ पे भी इंक्रीज दिखाई देता है। जब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और हमको वायरल मेनिंजाइटिस में कम बढ़ा हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस में भी हमको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ग्लूकोज जो है, बैक्टीरिया ग्लूकोज का कंजप्शन कर लेते हैं, इसलिए हमको ग्लूकोज कम दिखाई देता है, और वायरल मेनिंजाइटिस में नॉर्मल दिखाई देता है ग्लूकोज, और ट्यूबरक्लोसिस में भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीबी की बैक्टीरिया भी यूज़ कर लेते हैं ग्लूकोज का। देन हमारी जो न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है जब किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, लिम्फोसाइट बढ़ती है जब किसी को वायरल मेनिंजाइटिस होता है, और हमारे ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होता है तो हमारी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती हैं। क्लॉट फॉर्मेशन कब होता है, जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, वायरल और बैक्टीरियल में नहीं देखने के लिए मिलता है। क्लोराइड नॉर्मल दिखाई देता है बैक्टीरियल और वायरल में, और डिक्रीज हमको दिखाई देता है ट्यूबरक्लोसिस में। तो हमने 3 टाइप के मेनिंजाइटिस को कंपेयर कर लिया अलग अलग हम लोगों ने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग एक और टेस्ट की बात कर लेते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने शुरू में बात की हुई थी। इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है कि एक टाइप की ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स मतलब हमारी लिम्फोसाइट्स ना, तो जो हमारी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, मतलब इम्यून सेल्स में काफ़ी सारी सेल्स आती हैं। लिम्फोसाइट्स आती है हमारी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, मैक्रोफेजेस आती हैं। तो जब इम्यून सिस्टम, जो हमारी इम्यून सिस्टम है हमारा, उनकी जो सेल्स होती हैं, जब वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, जो CNS जिसको बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी जो माइलिन शीथ को अगर डैमेज करने लगें, ठीक है, तो जब हमारा क्या है, खुद की बॉडी, मतलब खुद की बॉडी को ही डैमेज करने लगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एकदम से ये नहीं होता है, धीरे धीरे हमको इसके सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं।
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हुआ कि क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज हुई, खुद की बॉडी की सेल्स ही खुद की बॉडी को की माइलिन शीथ को डैमेज करने लगी, ठीक है, इम्यून सिस्टम के कारण हो रहा है। और कौन सा ऑर्गन टारगेट हो रहा है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की माइलिन शीथ यहाँ पर टारगेट हो रही है, ठीक है। माइलिन शीथ का मैं फोटो दिखा देता हूँ। तो माइलिन शीथ नॉर्मली ऐसी दिखाई देती है हमको। माइलिन शीथ नर्व फाइबर के ऊपर की कवरिंग होती है, जो कि यहाँ पे जो इम्पल्सेस होती हैं, जो सिग्नल्स हमारे होते हैं, जो ब्रेन तक जा रहे होते हैं या फिर ब्रेन से आ रहे होते हैं, तो उन सिग्नल्स को माइलिन शीथ क्या करती है, इन नर्व फाइबर को कवर करके उन सिग्नल्स को थोड़ा तेज करती है और इस नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी, जिससे कि हमको क्या हो, सिग्नल्स हमारे तेज हो सके और जो एक्टिविटी हमको करनी है वो हम आसानी से कर सकें। तो जब ये डैमेज हो जाती है, नॉर्मली ऐसी दिखाई देती है, डैमेज हो जाती है इस टाइप की हमको दिखाई देती है, और नर्व फाइबर है वो एक्सपोज हो जाता है, तो इससे हमको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, देखने में धुंधलापन दिखाई दे सकता है, या फिर हम प्रॉपर तरीके से अपना हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत सारी हमको यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए मिलती है जब किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की। तो हमको यहाँ पे ओलिगोक्लोनल बैंड देखने के लिए मिलते हैं जब हम लोग उस व्यक्ति का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। CSF का सैंपल है हमारे पास, इसका हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको यहाँ पे IgG के बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का नॉर्मल रहता है, यहाँ पे CSF है, यहाँ प्लाज्मा है, तो मतलब प्लाज्मा को हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ CSF को देखेंगे। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का CSF का सैंपल है, ओलिगोक्लोनल बैंड यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, हमको मतलब वाइट कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ बैंड नहीं, जैसे यहाँ बैंड है ना, वैसे यहाँ कोई बैंड नहीं है। अब किसी व्यक्ति को जिसको कि यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो उसको यहाँ पे हमको ब्लू कलर देखने के लिए मिला, ब्लू कलर के यहाँ बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो किसी को यहाँ पे ओलिगोक्लोनल बैंड्स देखने के लिए अगर मिले, मतलब उसके IgG के बैंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं CSF में, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसके कारण जो है यहाँ पे IgGs बढ़ी हुई है उसकी, और IgGs को हम लोग यहाँ पे CSF में हम लोग को IgGs के यहाँ पे बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिससे कि हमको यहाँ पे CSF को एग्जामिनेशन करके जिसको हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मार्कर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, हम लोग CSF का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जिसका पता लगाते हैं, ठीक है। रिवीजन एक बार इसका करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि ऑटोइम्यून क्रोनिक डिसीज है, इम्यून सिस्टम की गलती के कारण होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की माइलिन शीथ को डैमेज करता है। डायग्नोसिस के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं CSF का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग IgG के बैंड देखते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ओलिगोक्लोनल बैंड भी बोलते हैं। नॉर्मल व्यक्ति में एब्सेंट रहते हैं, और किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसके में ये बैंड प्रेजेंट दिखाई देते हैं। तो हमने बात कर ली मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो यहाँ पे हमारी क्लास आज की एंड हो जाएगी। सब लोग एक बार अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो वो वापस से क्लास को रिवाइज करके वहाँ पे देख सकता है, और इसके हम लोग यहाँ पे 20 MCQs अभी लाइव क्लास में करेंगे। तो जैसी क्लास हमारी खत्म हो रही है ये वाली, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो उसका लिंक मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से सब लोग लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे और इस CSF एग्जामिनेशन के 20 MCQ लगभग करेंगे सब लोग सॉल्व। तो उससे क्या है, उनका जो है बेस बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो और कुछ MCQs में इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा कल सुबह तक, तो जिससे कि कमेंट में भी हम लोग नए MCQ देख सकते हैं, और हम लोग क्लास में भी करेंगे MCQs। तो ठीक है, तो ये हमारा अभी हम लोगों ने एंड करते हैं इस क्लास को, और देन फिर हम लोग यहाँ पे मिलते हैं अभी लाइव क्लास में हम लोग, ठीक है। चलिए, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।